से भरी नई। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के कृषि निर्यात में हुई बढ़ोतरी। नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 31.14% की बढ़ोतरी दर्ज। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जी और फल की लगातार बढ़ रही है मांग। रोजगार के मोर्चे पर आई एक अच्छी खबर। 15 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर वर्ष 2022-23 में घटकर 13.4%। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी। लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। लाभार्थी अपने अनुभव भी कर रहे हैं साझा। और तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। बचाव और राहत को लेकर एनडीआरएफ की टीमें सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। देश के कृषि निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे वस्तुओं के कुल निर्यात को समर्थन मिलने के साथ किसानों को भी फायदा हो रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में पिछले साल नवंबर की तुलना में 31.14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों से खाड़ी के देशों के साथ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जी और फल की मांग लगातार बढ़ रही है। खाड़ी के देशों में तो भारत से कई हरी सब्जियों का निर्यात हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में 15.10% की बढ़ोतरी रही है। भारतीय मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों की मांग भी दुनिया भर में बढ़ रही है। मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में इस साल नवंबर में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20% का इजाफा दर्ज किया गया। नवंबर में कॉफी के निर्यात में 11%, मसाले में 11.30%, ऑयल मिल्स में 17.22%, तो तैयार अनाज और प्रोसेस्ड खाद्य आइटम के निर्यात में 5.90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। एक सरकारी सर्वे के मुताबिक ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के बीच बेरोजगारी कम हुई है। सर्वे के मुताबिक 15 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर वर्ष 2022-23 में घटकर 13.4% हो गई है, जो एक साल पहले 14.9% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए लेटेस्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के मुताबिक 15 साल और उससे अधिक आयु के ग्रेजुएट्स के बीच साल 2022-23 के दौरान सबसे कम बेरोजगारी दर चंडीगढ़ में 5.6% रही। दूसरे नंबर पर 5.7% के साथ दिल्ली का स्थान रहा। आंकड़ों के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे अधिक बेरोजगारी 33% रही। इसके बाद लद्दाख में 26.5% और आंध्र प्रदेश में 24%। बड़े राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 23.1% और ओडिशा में 21.9%। आपको बता दें कि NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS को शुरू किया था। मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017, जून 2018, जुलाई 2018, जून 2019, जुलाई 2019, जून 2020, जुलाई 2020, जून 2021 और जुलाई 2021, जून 2022 के दौरान PLFS में एकत्र आंकड़ों के आधार पर 5 साल की रिपोर्ट जारी की गई है। वर्तमान में जारी रिपोर्ट छठी रिपोर्ट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया।
उपराष्ट्रपति ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम है। 140 करोड़ के देश में ऐसा कार्यक्रम लागू करना एक भागीरथी कार्य है और मोदी सरकार ने इसे एक जमीनी हकीकत बना दिया है। उपराष्ट्रपति ने जल जीवन मिशन और उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर घर स्वच्छ जल और करोड़ों गैस कनेक्शन देना ऐतिहासिक है। स्वयं के किसान परिवार से आने का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 11 करोड़ किसानों को साल में 3 बार सरकार द्वारा सीधे धन भेजा जाता है। किसान की समस्या जानता हूं, पर मेरा सीना फूल जाता है जब मैं देखता हूं कि किसान का स्वास्थ्य कितना मजबूत है कि साल में 3 बार 11 करोड़ किसानों को दिल्ली से सीधा धन मिलता है, जो आज 2,70,000 करोड़ से ज्यादा का है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला नई दिल्ली में आयोजित पशु स्वास्थ्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को पशु कल्याण के लिए अपनी जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनानी चाहिए। इसमें केंद्र सरकार भी उनका पूरा सहयोग करेगी। अपने अपने राज्य में अपनी जरूरतों के हिसाब की जो आवश्यकता है उसमें लीडरशिप देने के लिए राज्य सरकारों को भी इसमें आगे आने का प्रयास करना चाहिए और इसमें भारत सरकार की आपको मदद मांगनी चाहिए। वो मदद देने के लिए हम आपके लिए तैयार रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुपालन केवल पशुपालकों का व्यवसाय नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफी महत्व रखता है। नेशन का और ये टेक्नोलॉजी को पशुपालकों में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मन का विजन किया। वो अब इस पशुपालन क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर की दृष्टि से मदद करना चाहते हैं और इनका स्टेप वो ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और इसी के सिलसिले में उसी को ध्यान में रखते हो, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे पशुपालन को हम सिर्फ पशुपालन करने वाले पशुपालकों का व्यवसाय है ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए। ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा साधन है। राजधानी नई दिल्ली में चल रहे सरस फूड मेले को सोमवार का आखिरी दिन था। यहां विभिन्न राज्यों के भोजन और व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगा। 21 राज्यों से करीब 150 महिलाओं ने यहां अपने स्टॉल लगाए। इस 17 दिवसीय फूड फेस्टिवल को केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आयोजित किया था। अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है दीदी, और अगली बार ज़रूर आना कि हम ऐसे नहीं होए कि अगली बार आपका वेट करें। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें 21 राज्यों की महिलाएं आई हैं, लगभग पूरे देश का प्रतिनिधित्व है लगभग, और ये 21 राज्यों की महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। अभी तक हमसे 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हम सेल कर चुके हैं। बहुत रिकॉर्ड सेल हम लोगों ने की है। अच्छा बिक भी रहा और सामने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। जहाँ गुजरात का जो टेस्ट है, हाँ वही हम लोग ने यहाँ पे एडजस्ट करके दिया है सब लोग ने, तो सबको बहुत पसंद आ रहा है और अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। डिफरेंट स्टेट्स के जो फूड फेस्टिवल यहाँ पे लगा है, तो डिफरेंट स्टेट्स का टेस्ट एक ही जगह पे हमको मिल रहा है, इसलिए हम सोसाइटी वाले सब मिल के एक साथ आए हैं और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी हमने गुजराती फाफड़ा ट्राई किया है, इसके बाद अभी राजस्थानी भी ट्राई करेंगे, आसाम का भी ट्राई करेंगे। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। यहां लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही लोग अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर जारी है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में यह यात्रा पहुंच रही है।
राज्य के हरिद्वार में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और इसमें शामिल हुए हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का काफी लाभ हो रहा है, जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरे देश के अंदर बहुत स्वागत हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में बहुत स्वागत हो रहा है और हरिद्वार में तो गांव-गांव में इस यात्रा का बेहद न केवल स्वागत हो रहा है, लोगों में उल्लास है, हर्ष है। जिन लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है वो ये जो मोदी गारंटी का रथ चल रहा है, इस संकल्प रथ को वो स्पर्श कर रहे हैं, वो छू रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ने कहा कि उन्हें खाना बनाने में काफी सुविधा मिल रही है। परेशानी आती थी, जब भी हमें चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, बहुत धन्यवाद है। वहीं टिहरी जिले के चंबा में 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने ग्रामीण सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। संकल्प यात्रा वस्तुतः मोदी जी का गारंटी रथ है, गारंटी यात्रा है। प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को मोदी जी की यह गारंटी केंद्र सरकार की योजनाओं के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब का लाभ सही पात्र तक पहुँचे, इसलिए सरकार जनता के द्वार आज पूरा सरकारी अमला इस गांव पिपली में आया है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, माताओं की, बहनों की, अलग अलग विभाग में सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। इस अवसर पर पिपली गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाभार्थियों ने बताया कि गांव में दूध का कारोबार करने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहे ग्रामीणों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। मेरे ग्राम सभा में 33 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, जिससे कि मैं दुग्ध का काम करते हैं, दूध, और जो पास CLF से हमें 10-10 हज़ार मिला और CLF से 1 लाख मेरे ग्राम संगठन को मिला है, जिससे कि हम भूसा, चरी और दूध का उत्पादन करते, गाय भैंस पालते हैं। मैं अपनी ग्राम सभा की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से भी अपनी ग्राम संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे जो दिक्कत हुई है हार्ट में, मुझे इस आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि मैं जोली ग्रांट में मेरा जो छल्ला पड़ा मेरे, वो उससे उस आयुष्मान कार्ड से जो 2-2.5 लाख रुपए, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं दे सकता था, लेकिन मोदी जी ने इस कार्ड हमारे जो चलाया है स्वास्थ्य वाला, उससे सभी गरीब लोगों को एक अच्छा सहायता मिलती है और कई लोगों की जिंदगियां भी बची हैं। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में यात्रा के पहुंचने पर कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, ग्राम विकास सहित कई अन्य विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला आदि योजनाओं से संबंधित शिकायतों का मौके पर निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को खूंटी के खरसावा अंतर्गत बीटापुर पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मोदी जी की गारंटी वाले विकास रथ से स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के कामकाज के तरीकों की सराहना की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया। सरायकेला खरसावा के बीटापुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवा पहुंचने से ग्रामीणों को दोहरी खुशी मिली। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को अपने बीच पाकर वो फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान मोदी जी की गारंटी वाले विकास रथ से स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सबों ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया।
का सम्मान करेंगे। मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विकास योजनाओं का लाभ घर और जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई और लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ये गांव हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, यहाँ का पेड़ पौधा जीव जंतु हवा पानी सारी चीज हमारा है। श्री मुंडा ने कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर बल देते हुए कहा कि सरकार ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है ताकि इसका इस्तेमाल कर अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये है कि वो बच्चे को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए ताकि उसी के भरोसे अगर 5 साल का है तो जब आजादी का 100 साल मनाएंगे वो बच्चा 30 साल का हो जाएगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के कामकाज के तरीकों की सराहना की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया। शंभू मंडल और सनातन मुंडारी ने योजना से उनके जीवन में आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। जो भारत सरकार की योजना है धरातल में आए, जमीन स्तर पर काम हो और पूरा भारत विकसित बने। पीएम किसान सम्मान निधि से अभी तक बहुत ही मैंने लाभ मिला है और उसके जरिए मैं अच्छा से आमदनी कर पा रहा हूँ। मौके पर उज्ज्वला योजना की लाभुक रीता मुखी और प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक बेबी ने बताया कि इन योजनाओं से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। मेरी जुबानी मेरी कहानी के क्रम में आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी रुक्मणी महतो ने इसके फायदे बताए। पीएम आवास मिल के हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। मोदी जी को मेरा धन्यवाद। हम लोग का घर में सभी को इलाज मुफ्त में प्राप्त हुआ है जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं सुविधाएं भी बढ़ी है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। और मध्य प्रदेश के इंदौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए। गैस कनेक्शन पाने के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आईं क्योंकि उनको धुएं से मुक्ति मिलेगी। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने इन महिलाओं लाभार्थियों से बात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक कैंप लगाया गया है इंदौर में इस यात्रा के दौरान और ये देखिए मेरे पीछे तमाम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं जिनको इस कैंप में जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन जो है वो अप्रूव होने के बाद अब इनको जो है प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। जानते हैं किस तरीके से अब इनके जीवन में बदलाव वो देख पाएंगी और कितना फ़ायदा अब उनको होगा। अब गैस कनेक्शन भी होगा, कैसा क्या बदलाव लगता है जीवन में आएंगे? अब गैस कनेक्शन मिल गया सर तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों से झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा आएगा, रोटी बनाने भी आसानी जाएगी, है ना। हर चीज़ पे मतलब हमको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत खुश हूँ आज। मुझे नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। कैसा लग रहा है? आज तो गैस भी मिल गई। अच्छा लग रहा है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग और ये सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है इनकी। और ये खाना बनाते हम लोग परेशान हो जाते थे चूल्हे पे बना के और बर्तन भी काले हो जाते थे, हम लोग भी परेशान हो जाते थे। तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या बदलाव आएगा आपको? क्या लगता है? गैस पहले चूल्हा होगा, धुएं में रोटियां बनती थी, पहले खाना बनता था, अब गैस पे बनेगा। अब गैस पे बनेगा तो वही हमारी खुद की बचत होगी। सबसे मेन पॉइंट है टाइम। जो टाइम है अब बहुत बचेगा, सेफ रहेगा हमारा टाइम, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सोचते थे कि हम आगे ना बढ़े क्योंकि वही चूल्हे पे खाना बनाना है तो कहीं मत जाओ, 1 घंटे पहले से चूल्हा जलाओ, इसके बाद में कुछ काम करो। अब गैस कनेक्शन है तो लाइटर से फट से चूल्हा जलाओ और काम फटाफट हो जाएगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ और अग्नि गैस एजेंसी वाले सर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ज़्यादा है हम, क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है। इससे हमको जो गैस मिली है उससे कनेक्शन गैस एजेंसी अग्नि गैस एजेंसी की तरफ से हमको ये जो बहुत एक उपहार है हमारे लिए एक तरह से, क्योंकि अब चूल्हे पे जो कठिनाइयाँ होती थी वो हमको गैस पे करते टाइम पे बिल्कुल नहीं होगी। जब एक बर्तन काले नहीं होंगे, आंसू नहीं आएंगे और बच्चों के लिए हम टाइम दे पाएंगे। नाश्ता बच्चे डिमांड करते हैं कि नाश्ता बनाओ, चूल्हे पे कौन बर्तन काले करे बनाने में। अब गैस है, फटाक से गैस जला के और हम अच्छा नाश्ता बनाएंगे और हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश। एक बार फिर से आभार व्यक्त। उज्ज्वला योजना की अगर बात की जाए तो उसकी ये लाभार्थी
लाभार्थी हैं, महिलाएं हैं, जो बता रही हैं कि जितना समय पहले चूल्हे पर खाना बनाने में लगता था, अब वो कहीं ना कहीं बचेगा और समय जब बचेगा तो कई और काम में भी वो अपना समय जो है वो दे पाएंगी। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी व आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ सदस्य देशों के बीच भारतीय पोषक अनाजों को प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विदेशों में भी श्री अन्न को कितना बढ़ावा मिलेगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की प्रवासी भारतीय और थाईलैंड से आई आसियान डेलीगेट डॉक्टर अलका गुप्ता से। भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव का राजधानी दिल्ली में शानदार आयोजन हुआ। इस आयोजन के क्या मायने रहे और भविष्य में आसियान के सदस्य देशों में किस तरह श्री अन्न को बढ़ावा मिलेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है थाईलैंड में रहने वाली प्रवासी भारतीय डॉक्टर अलका गुप्ता। अलका जी, अगर बात करें, श्री अन्न हमारा पारंपरिक भोजन है, लेकिन अब ये भारतीय थाली से निकलकर विदेशी थाली में पहुँच चुका है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये समय की मांग है, समय की डिमांड है कि मिलेट जो है हमारे भारत से बाहर जाए और इसका विस्तार हो, क्योंकि इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। मिलेट ना सिर्फ हमारी एक इकनॉमी को बढ़ावा देगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से, और अभी तो ये जो कुपोषण जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें भी समाधान होगा, क्योंकि मिलेट्स एक सुपर फूड है। इसमें जितने भी हमारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इसको उगाना भी आसान है, ये सीजनल है, और इसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर जैसे रोगों के जन्म देता है, रासायनिक जितने प्रयोग होते हैं हमारी खेती में, तो ये विदेशों में इसका एक बहुत अच्छा विस्तार हो सकता है। और जैसे कि मैं यहाँ पर अभी 2 दिन से हूँ और विभिन्न देशों से आए डेलीगेट से मेरी बात हुई, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर, और मिलेट को अपने अपने देशों में अलग अलग स्तर पर इस्टेब्लिश करने के लिए वो रेडीमेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंस्टेंट फूड में भी हो सकते हैं, स्नैक्स कुकीज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, आटा है, फ्लेक्स है, या रेस्टोरेंट्स की चेन इसकी हो सकती है। तो ऐसे करके तमाम विकल्प हैं मिलेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए विभिन्न देशों में, वहाँ के लोगों की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार। अगर बात करें आसियान देशों में तकरीबन 10.6% व्यापार भारत का है, तो इसको आगे बढ़ाने में ये मिलेट्स कितना मददगार साबित होगा अगर व्यापार की बात करें? देखिए, जब हम इसको स्वास्थ्य से जोड़ देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज़ जो बीमारियों से पूरा विश्व ही जूझ रहा है, तो इसको अगर हम स्वास्थ्य से जोड़कर बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हर किसी को एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा विकल्प चाहिए स्वास्थ्य का, जिसमें कि दवाइयों से मुक्त जीवन हो, हॉस्पिटल्स और चीज़ों से कोई व्यक्ति स्वभावता है या इच्छा से कोई दवा या ऑपरेशन इन सब में नहीं जाना चाहता। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद पेशेंट्स जो होते हैं तो उनका आहार एक अहम हिस्सा है इलाज में। तो आहार में हम मिलेट्स को शामिल करते हैं व्यक्ति की अपने बॉडी टाइप, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और वो एक निरापद जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकता है। भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक संबंधों को श्री अन्न के जरिए भोजन की थाली से मिठास भेजकर संबंधों को मजबूती प्रदान कराने में भी मदद मिल सकती है। आप खुद थाईलैंड में रहते हैं, तो किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, अगर मैं स्पेशली थाईलैंड की बात करूं तो मैं वहाँ पिछले 15 वर्षों से हूँ, और वहाँ पर जो हमारा मिशन है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है, और वहाँ की जो थाई गवर्नमेंट है, क्योंकि भारत सरकार और थाई गवर्नमेंट, हमारे थाई सरकार, इसके बहुत ही पुराने रिश्ते हैं, 70 वर्ष पुराने हैं, जिसमें सांस्कृतिक भी है, जिसमें राजनीतिक भी है, तो मिलेट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये थी डॉक्टर अलका गुप्ता, जो भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव में भाग लेने दिल्ली आई थी, जिनका मानना है कि श्री अन्न के जरिए न केवल आसियान देशों में सामरिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कृषि से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार में भी इजाफा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद और राणा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां अगले 7 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, मुदुरै और थेने जिलों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। थुटुकुडी, डिंडीगुल, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तिरुपुर और शिवगंगा जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश होगी।
रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली और 7 अन्य जिलों में हल्की व मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। लगातार बारिश के कारण राज्य सरकार ने तिरुनेलवेली, थिटुकुडी और कन्याकुमारी और तेनकासी के सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है। अगली घोषणा तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पापनासम सरवलार बांध भर चुका है और तमीरा भरनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल निकायों में पानी भरने के कारण अत्यधिक पानी को छोड़ दिया गया है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासनों को स्थिति से निपटने के लिए तत्काल नैदानिक उपाय करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें या तो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं या आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी से रेल पटरियां डूब गई हैं और पटरियों के आसपास की गिट्टी बह गई है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराहा में बने स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। 7 मंजिला मंदिर योग और साधना का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ 20,000 लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, इस मुद्दे पर राजनीति करना दुखद। बिरला ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष से सहयोग का अनुरोध किया। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम राजस्थान के उस ढाबे पर पहुंची जहां ललित झा ने फरार होने के बाद रात बिताई थी। इसी जगह पर ललित ने सभी मोबाइल जलाए थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस उनके खिलाफ काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने डार्क वेब पर फेमस व्यक्तियों और संस्थानों का डाटा बेचने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को करीब 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसका खुलासा दिल्ली साइबर सेल ने अब किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मदुरै स्थित नियोमैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से की गई वित्तीय धोखाधड़ी से एक मामले में पूरे तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जिनकी कीमत 207 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।